हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे गुप्त उत्तर काल की, यानी कि गुप्त उत्तर काल की बात की थी। कुछ राजवंशों की बात कर ली थी हमने, जैसे मैत्रेय की, मौखरी की, कन्नौज के मौखरी वंश की, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त शासकों की बात की थी, बंगाल नरेश, गौड़ नरेश शशांक की बात की थी। ठीक है। हुड़ों की बात तो हमने पहले ही कर ली थी, मेहर कुल के बारे में भी, जब गुप्त पढ़ रहे थे। खुशनवाज। आज जो बात करेंगे हम, गुप्त उत्तर में जो सबसे महत्वपूर्ण वंश रहा, जिसने उत्तर भारत पर क्या शासन किया, यानी कि नर्मदा नदी से ऊपर का पूरा पोर्शन और पश्चिम में ब्रह्मपुत्र घाटी तक, सॉरी, पश्चिम में सिंधु नदी घाटी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक, और उत्तर में कश्मीर को छोड़ दिया जाए, यानी कि पंजाब के जालंधर, यानी बिपाशा नदी जो प्राचीन कही जाती थी, व्यास नदी को, इतने पूरे एरिया पर क्या है, नेपाल को मिलाते हुए जो शासन किया गया, वह किया गया पुष्यभूति वंश द्वारा, और इसमें भी सबसे मेन हर्षवर्धन है। ठीक है, हर्षवर्धन। ओके, तो सबसे प्रथम पुष्यभूति वंश की बात करेंगे। इसकी राजधानी जो रही, प्रारंभिक राजधानी, वह कहाँ थी? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर एक जगह है पंजाब में, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है स्थानेश्वर, वहाँ प्रारंभिक राजधानी रही। ठीक है। बाद में हर्ष के समय राजधानी क्या बनती है? कन्नौज बनती है। तो पुष्यभूति वंश में अंबाला में स्थानेश्वर जगह पर जो शासन रहा पुष्यभूति वंश का, वो जो इतिहास प्राप्त होता है शासक से, यानी कि नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, फिर लास्ट में हर्ष के पिता यानी कि प्रभाकर वर्धन का शासन रहा। ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। ठीक है। तो इतनी बातें जो है ये लिख लेते हैं हम। जैसे पहले की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहां थी? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर कहाँ है? पंजाब के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। ठीक है, स्थानेश्वर, अंबाला। ओके। राज्यवर्धन शासक बनता है, और इसकी बहन की शादी, राजश्री की शादी किससे होती है? ग्रहवर्मा से। ठीक है, मौखरी शासक ग्रहवर्मा से, जो कन्नौज में शासन कर रहे थे उस वक्त, उससे होती है। ठीक है। इसकी बात कहानी आगे बात करेंगे, हर्ष के बारे में जब बात करेंगे, तो फिलहाल हम इस वंश के साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। ओके, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से स्रोतों की बात करेंगे? साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, मुहरों की बात करेंगे, और ताम्रपत्र लेखों की बात करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में जो है, सबसे पहला कौन सा है साहित्यिक स्रोत में? साहित्यिक स्रोत में जो पहला है वह है हर्षचरित। हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित। इस पुस्तक से क्या है? इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, मेनली राज्यवर्धन, हर्षवर्धन की। इसका लेखक कौन है? दरबारी कवि हर्ष का वाण भट्ट। कौन है? वाण भट्ट। ओके। यह गद्य में है। गद्य यानी कि आख्यायिका, यानी कि कहानी के कह सकते हैं, कहानी रूप में है। ठीक है। दोष इस पुस्तक का क्या है कि जो हर्ष काल का इतिहास लिखा गया है इस पुस्तक में, उसमें क्रमिकता का ध्यान नहीं रखा गया। याद रखेंगे, इस पुस्तक का एक दोष है, ठीक है, कि हर्षकालीन जो भी इतिहास लिखा जा रहा है उसमें क्रमिक रूप से नहीं लिखा जा रहा है, यानी क्रमिकता का ध्यान नहीं रखा गया है।
टोटल इसमें 8 भाग हैं। प्रथम 3 भाग क्या है, वाण ने अपनी ही आत्मकथा लिखी है, ठीक है। इसके 8 भागों में 3 भाग, प्रथम 3 भागों में वाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाकी शेष 5 में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, ठीक है। प्रथम 3 में वाण की आत्मकथा है जिसने स्वयं लिखी है, और शेष 5 भागों में क्या है, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, ठीक है। ये होगा पहला स्रोत, हर्षचरित। दूसरा जो साहित्यिक स्रोत है, वाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तक कादंबरी है। दूसरी कौन सी पुस्तक है, कादंबरी। इसका भी लेखक कौन है, वाण भट्ट। ओके, वाण भट्ट। हालांकि इस पुस्तक का जो प्रथम भाग की रचना है वह किसके द्वारा की गई, वाण भट्ट द्वारा। 2 पार्ट में बनी इसकी रचना हुई थी। तो वाण भट्ट द्वारा प्रथम भाग की रचना की गई, प्रथम भाग की रचना, ठीक है। वाण भट्ट द्वारा क्या है, प्रथम भाग की इस पुस्तक की रचना की जाती है, ओके। लेकिन इसके दूसरे भाग की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है, पुलिंद भट्ट द्वारा। याद रखें, पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुस्तकों के बारे में। दूसरे भाग की रचना किसके द्वारा की गई है, पुलिंद भट्ट द्वारा। पुलिंद भट्ट, ठीक है, पुलिंद भट्ट द्वारा। इसके 2 लेखक हो गए, वाण भट्ट और पुलिंद भट्ट, एक ही घर के हैं। इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा का क्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है हमें इस पुस्तक कादंबरी से, ठीक है। हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, साहित्य इस वंश को जानने में, जानकारी में। तीसरा हम बात करेंगे, एक बौद्ध ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प हर्ष द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। थर्ड जो पुस्तक है, बौद्ध पुस्तक आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान बौद्ध ग्रंथ है, महायान शाखा से, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से रिलेटेड है, बौद्ध ग्रंथ है। इसमें टोटल 1000 के करीब श्लोक हैं। हम श्लोक की बात कर रहे हैं, और श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। तो महायान क्या था, ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने वाले जो बौद्धिस्ट थे, उसमें क्या है, संस्कृत भाषा को अपना लिया उन्होंने, और बुद्ध को क्या है, विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। तो इसलिए क्या, श्लोक भी क्या है, इसमें संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें जो इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है हमें, करीब करीब 1100 वर्षों की जानकारी प्राप्त होती है, 1100-1200, यानी कि ये BC से चलता है, यानी 7th BC से लेकर इसमें जो इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है, 7th BC से लेकर 8th AD तक का एक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है आर्य मंजूश्री बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है। 7th BC से लेकर 8th BC तक, सॉरी 1100-1200 नहीं हुआ, 700 इधर हुआ और 800 इधर हुआ, यानी कि 1500 वर्षों का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है। उसमें उसी में क्या है, पुष्यभूति वंश का भी वर्णन है,
जब इतिहास लिखा जा रहा है 1500 वर्षों का, तो जो जो वंश आए उसमें उसके नाम हैं। और इसके बारे में जान लेते हैं क्या। इसमें हर्ष के लिए ह शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? हर्ष के लिए ह शब्द का प्रयोग। इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने का श्रेय जो दिया जाता है इतिहासकार सर्वप्रथम 1925 में जिसने प्रकाशित करवाया, गणपति शास्त्री द्वारा को। ठीक है, 1925 में यह पुस्तक प्रकाशित होती है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री द्वारा। याद रख लेंगे, क्या होता है, क्वेश्चंस वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉरी बुक वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, किसके बारे में, पुस्तक के बारे में, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो 1925 में गणपति शास्त्री द्वारा इस पुस्तक को सर्वप्रथम प्रकाशित कराया गया। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वह है राजतरंगिणी। ठीक है, अगली पुस्तक 4th नंबर की राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कल्हड़ द्वारा रचित 12वीं सदी में। इसमें भी क्या है, इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है हर्ष के बारे में? कि हर्ष पहले शैव था। क्या था? बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव था। कौन? हर्ष। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हर्ष क्या था? शैव धर्मानुयायी था, यानी कि भगवान शिव का भक्त था। ओके, ये हो गया पुस्तक जानकारी के बारे में पुष्पभूति वंश। लास्ट जो है साहित्यिक स्रोत है इत्सिंग का 5वें नंबर की पुस्तक चीनी यात्री इत्सिंग का विवरण है। चीनी यात्री कब आता है? 671 ईस्वी में, यानी कि 7वीं शताब्दी में इसका विवरण प्राप्त होता है। इत्सिंग के विवरण से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और उस पुस्तक का नाम है रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर। क्या पुस्तक का नाम है? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये सब पुस्तकों के नाम याद रखेंगे, क्वेश्चंस वाइज मिलाने के लिए आ सकते हैं। हर्ष काल के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और साहित्यिक स्रोतों में जाएंगे, जैसे वेन सांग के बारे में तो सीयू की पुस्तक लिखा अपनी यात्रा विवरण, उसको वेन सांग टॉपिक जब पढ़ेंगे तब अभी देखते हैं। फिलहाल तो ये साहित्यिक स्रोत की बात हो गई, 5 साहित्यिक स्रोतों की। अगला जो स्रोत है पुष्पभूति वंश से रिलेटेड वह है कौन सा? ताम्रपत्र लेख। हालांकि साहित्यिक स्रोत में हर्ष के भी कुछ 3 नाटक हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे किसमें? हर्षवर्धन के समय। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में जैसे उसने रत्नावली, नागानंद और क्या है, प्रियदर्शिका नामक नाटक ग्रंथों की रचना की है, उससे भी जानकारी मिलती है। लेकिन फिलहाल ये दूसरों की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं किसकी? ताम्रपत्र लेख की। साहित्यिक स्रोत हो गया, ए में हम बात करते हैं। ए साहित्यिक स्रोत, बी ताम्र पत्र लेख। ठीक है,
ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र से परिचित हो गए होंगे अब तक आप लोग, कई बार हमने बता चुके हैं कि ताम्रपत्र क्या होता है। ठीक है, तांबे का पत्र। ताम्रपत्र लेख में सबसे पहले बात करेंगे बांसखेड़ा लेख। पहला कौन सा है? बांसखेड़ा लेख। बांसखेड़ा कहाँ है? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। बांसखेड़ा लेख, ठीक है। बांसखेड़ा लेख, तो बांसखेड़ा कहाँ है? शाहजहांपुर, यूपी। भाषा संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, इसकी भाषा संस्कृत है। ओके, भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है बांसखेड़ा लेख की। यह पहला लेख है जो सामंतवादी व्यवस्था को वंशानुगत बनाने का प्रमाण देता है। ठीक है, क्या प्रमाण देता है? सामंतवादी व्यवस्था का क्या हो रहा है? वंशानुगत हो जा रही है यह सामंतवादी व्यवस्था। यह पहला प्रमाण है ताम्रपत्र लेख के रूप में, जो क्या हमें जानकारी देता है कि जो सामंतवादी व्यवस्था उस समय विद्यमान थी वह वंशानुगत हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है अगर ऐसे, तो उसका आंसर क्या होगा? बांसखेड़ा लेख। ओके, दूसरा लेख है मधुबन लेख। मधुबन कहाँ है? मऊ में है, मऊ जिला, यूपी। दूसरा मधुबन लेख, मऊ में तहसील है घोसी। घोसी तहसील, वहीं पर जगह है क्या? मधुबन। ठीक, घोसी तहसील, मधुबन, मऊ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मधुबन लेख। इससे हर काल के क्या है? भूमि अनुदान का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? भूमि अनुदान। याद रखेंगे, भूमि अनुदान का वर्णन मधुबन लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है, और भी आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें नोट्स कर सकते हैं। मधुबन लेख में क्या है? भूमि दान अनुदान है, भूमि अनुदान है। तीसरा जो लेख है ऐहोल का लेख, काफी इंपॉर्टेंट लेख है। तीसरा ऐहोल। ऐहोल कहाँ है? कर्नाटक में, जहां पे वातापी के चालुक्य थे। 3 प्रकार के चालुक्य प्राप्त होंगे आपको, 3 प्रकार के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी के भी चालुक्य प्राप्त होंगे, 4 टाइम। ठीक है, तो ये जो वातापी लेख है, ओके, कर्नाटक का मैप देखेंगे, अरब सागर से लगता हुआ पश्चिमी घाट पे किनारे पर ऐहोल है। ठीक है, उधर है वातापी। तो वातापी का लेख से क्या जानकारी मिलती है कि जब हर्ष उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता है, यानी नर्मदा नदी से नीचे। हर्ष का शासन कहाँ तक है? नर्मदा नदी के ऊपर। तो उसके इस विजय अभियान को किसके द्वारा रोक दिया जाता है, यानी हर्ष को पराजित किया जाता है? वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। और इसी अभिलेख में यह जानकारी मिलती है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। और इस अभिलेख को, यानी कि ऐहोल लेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? रवि कीर्ति ने। दरबारी कवि पुलकेशिन द्वितीय का रवि कीर्ति द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को क्या बताया जाता है? किसने हर्ष को पराजित किया था। ठीक है, चालुक्य शासक है पुलकेशिन। ओके, याद रखेंगे, चालुक्य, वातापी के चालुक्य।
तो ये तो ताम्रपत्र हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया। तीसरा जो प्रमाण प्राप्त होता है होते हैं मुहरे। ओके, सिक्के भी जारी किए थे, मुहरे भी जारी किए थे, सब लोग जारी करते हैं। ए बी, अब बात करेंगे सी में मुहरे। ठीक है, मुहरे तो हर्ष के समय की दो जगह से मुहरे प्राप्त होती हैं। दो मिट्टी की मुहरे जो सेलखड़ी की बनी हुई हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होती है? नालंदा यानी कि बिहार में, और हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, नालंदा और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से दो मिट्टी की मुहरें प्राप्त होती हैं। जो किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से। सेल खड़ी की। ठीक है, हर्ष के समय की है। इससे जानकारी क्या है? इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, पुष्यभूति वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और इन मिट्टी की मुहरों से मिलने की वजह से हर्ष के इतिहास निर्माण में क्या है? ये सहायक हैं। मुहरे हर्ष के इतिहास निर्माण में सहायक है। ठीक है, और इन्हीं मिट्टी की मुहरों पर शिव नंदी का अंकन है, बुद्ध का अंकन है, श्री हर्ष लिखा है, श्री हर्ष। ठीक है, और उसे क्या क्या उपाधियां दी गई हैं नोट कर लेते हैं। इस पर महाराजाधिराज, महाराजा धीराज, ठीक है, माहेश्वर, व सार्वभौम। क्या उपाधि है? सार्वभौम। किसकी है उपाधियां? ये हर्ष की, यानी हर्षवर्धन की। ठीक है, तो ये स्रोत हो गए पुष्यभूति वंश को जानने को, हर्ष को जानने का साहित्यिक स्रोत, ताम्रपत्र लेख और मुहरे। ओके, अब बात करेंगे हम पुष्यभूति वंश के सबसे बड़े सम्राट, या जिसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, यानी हर्षवर्धन के बारे में। 606 से लेकर 47 ईस्वी तक, यानी कि 7th AD में शासन है किसका? हर्षवर्धन का। ओके, इसके बाद राज्यवर्धन भी होता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कहानी है, उसकी कहानी भी सुनते हैं। हर्षवर्धन 606 से लेकर 47 ईस्वी तक। ठीक है, इसके पहले शासक कौन था? इसका बड़ा भाई राज्यवर्धन। अभी हमने बात की उसकी बहन राजश्री की शादी मौखरी, जो कन्नौज में थे, यानी महोदया नगर जिसे कहते हैं, उसके शासक ग्रह वर्मन के साथ हुई थी। ठीक है, लेकिन उत्तर गुप्त के जो शासक था देवगुप्त, जो मालवा और मगध में थे, उत्तर गुप्त शासक, और बंगाल गौड़ नरेश कौन? शशांक, दोनों मिलकर क्या है? कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और इस राजश्री की पति यानी कि राज्यवर्धन के जीजाजी की हत्या कर देते हैं, और राजश्री को क्या है? कैद कर लेते हैं। यह सुनते ही क्या होगा? राज्यवर्धन बदला लेने के लिए या अपनी बहन को छुड़ाने के लिए क्या है? प्रस्थान करता है। कहां? कन्नौज की तरफ। ठीक है, और देवगुप्त की हत्या कर देता है। उत्तर गुप्त शासक, मगध का शासक देवगुप्त की हत्या कर दी जाती है राज्यवर्धन द्वारा। ठीक है, और इसी बीच क्या है? शशांक द्वारा चालाकी से उसको अपने
पास बुलाया जाता है संधि के लिए, लेकिन क्या है, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, राजश्री कैद से मुक्त नहीं हो पाती हैं, लेकिन बाद में जब हर्षवर्धन शासक बनता है राजवर्धन की हत्या के बाद 606 से 47 ईस्वी में, ठीक है, तो सबसे पहला काम उसका यही होता है कि बदला लेना। भारतीय संस्कृति में क्या है, बदला बहुत तेजी के साथ लिया जाता है, बदला लेना। ठीक है, यानी कि बदला लेना और अपनी बहन राजश्री को शशांक की कैद से मुक्त कराना। ठीक है, लेकिन इधर बीच क्या होता है, राजश्री कैद से भागकर कहाँ चली जाती है, विंध्य पर्वत के क्षेत्रों में भाग जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीपीएससी आयोग ने कि हर्ष की बहन राजश्री, लेक्चरर के क्वेश्चन में पूछा था इतिहास के कि विंध्य क्षेत्र में, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि हर्ष की बहन कैद से निकलकर कहाँ जाती है, तो उसमें एक ऑप्शन विंध्य क्षेत्र के पर्वत भी थे, तो विंध्य क्षेत्र के पर्वतों में वो भाग कर जाती है। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन द्वारा उसे ढूंढ लिया जाता है बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से। ठीक है, जब वो सती होने जा रही थी वनों में, तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र थे, उनकी सहायता से क्या है, अपनी बहन राजश्री को ढूंढ लिया जाता है और शशांक की हत्या कर दी जाती है हर्षवर्धन द्वारा। ओके, ये तो कहानी हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन में इस कहानी के बाद क्या होता है, राजधानी स्थानांतरित कर दी जाती है स्थानेश्वर यानी अंबाला जगह से, कहां पर, कन्नौज जीतने के बाद। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी होगी वो क्या होगी, कन्नौज। हालांकि पुष्पवती वंश की बात करें दोनों है, स्थानेश्वर और कन्नौज। तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को। ये फैक्ट भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, भारत का अंतिम हिंदू राजा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। शिवाजी को माना जाता है, लेकिन सम्राट की बात करें तो कौन है, हर्षवर्धन। राजा तो एक क्षेत्र का हो सकता है, लेकिन सम्राट क्या है, बृहद क्षेत्र में होते हैं, कई राजा उसके अंदर आते हैं जिन्हें जीत कर क्या है, वह सम्राट बनता है। ठीक है, उत्तर भारत में 5 देशों को जीता गया है, बंगाल, नेपाल, ठीक है, इधर पश्चिम में पंजाब, ये सब गौड़। क्या है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है। और इसका जो क्षेत्र है, उत्तर में हमने बात की, जैसे पंजाब में जालंधर तक, विपाशा नदी तक, पश्चिम में क्या है, सिंधु नदी तक, ठीक है, जो कराची वाला एरिया जहां सिंधु नदी गिरती है वहां तक, और साउथ में नर्मदा नदी के ऊपर तक, ऊपर का क्षेत्र, क्योंकि नीचे तो पूर्व केसरी द्वितीय ने क्या है, घुसने नहीं दिया, पराजित किया। और पश्चिम में पुंडवर्धन से बंगाल के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी जो घूमकर असम होते हुए आ रही है, कामरूप जिसे असम कहते थे, ठीक है, कामरूप क्षेत्र तक शासन है या क्षेत्र है किसका, हर्षवर्धन का। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में हर्षवर्धन की भौगोलिक स्थिति जो रही है। ठीक है, ये तो फैक्ट हो गया भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। ओके, दूसरा राजधानी, राजधानी परिवर्तन किया इसने, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, स्थानेश्वर से कन्नौज। इसी कन्नौज के लिए देखेंगे हम, पूर्व मध्यकाल में जब राजपूत काल आएगा, कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूटों के मध्य। वो तो पूर्व मध्यकाल में पढ़ेंगे। इसकी सामरिक स्थिति, भारतीय इतिहास में राजनीतिक स्थिति क्या है, काफी बढ़ जाती है कन्नौज की। तो राजधानी परिवर्तन होता है स्थानेश्वर से, कहां पर, कन्नौज में। ओके, कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत की विजय की जाती है हर्षवर्धन, जैसे हमने बात की। दक्षिण भारत में क्या है, वातापी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय द्वारा इसे पराजित किया जाता है। एहोल अभिलेख में हमने देखा, ये सब फैक्ट्स हैं।
दरबारी कवि की बात करते हैं, इसके दरबार में कौन कौन कवि हैं। दरबारी कवि, तो दरबारी कवि में वाण भट्ट, कौन, वाण भट्ट, वाण भट्ट और मयूर, मयूर इसने एक पुस्तक लिखी थी क्या, सूर्य शतक, सूर्य शतक। और ये पुस्तक किससे संबंधित है, कोढ़ रोग से, याद रखेंगे, कोढ़ रोग से। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मयूर शतक पुस्तक जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि मयूर द्वारा लिखी गई किस रोग से संबंधित है, किससे है, कोढ़ रोग से। ठीक है, मयूर, इसको मयूर शतक भी कहते हैं इसके नाम पर, और सूर्य शतक भी कहते हैं, याद रखेंगे, मयूर शतक और सूर्य शतक एक ही पुस्तक है। अगला जो कवि है वह है हरिदत्त, हरिदत्त। और एक शासक, एक कवि और आएगा जो हर्ष को क्या है, कालिदास और भास के समान विद्वान बताता है, उसका क्या नाम है, जयसेन। जयसेन, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या बताया गया है, हर्ष को कालिदास, क्यों, क्योंकि 3 नाटक इसने लिखे हैं, इसीलिए कहा गया होगा इसको कालिदास व भास, भास के समान विद्वान। किसको, हर्ष को। ठीक है, कालिदास व भास के समान विद्वान बताया गया किसको, जयसेन को। ये क्वेश्चन शायद नहीं आया है, पूछा जा सकता है कि हर्ष के किस दरबारी कवि द्वारा हर्ष को कालिदास और भास के समान विद्वान बताया गया है। तो उस दरबारी कवि का क्या नाम है, जयसेन। ये नाम याद रखेंगे, जयसेन। ठीक है, हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी, कौन कौन से, हर्ष की रचनाएं। तो हर्ष की रचनाएं कौन कौन सी हैं, 3 नाटक लिखे उसने। पहला प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रणय कथा है ये, प्रणय यानी कि प्रेम, प्रियदर्शिका। ठीक है, इसमें कौशाम्बी के शासक, कौशाम्बी कहाँ, इलाहाबाद में, वत्स वही था, वत्स कौशाम्बी में, उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा है, किसकी, प्रियदर्शिका में वत्सराज उदयन, अंतःपुर की कथा है। ठीक है, प्रियदर्शिका में क्या है, कौशाम्बी नरेश या वत्सराज नरेश उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा है। दूसरी जो पुस्तक लिखी गई उसके द्वारा, रत्नावली, रत्नावली में क्या है, इसी उदयन और उसकी रानी वासव दत्ता की जो नौकरानी है, यानी कि वासव दत्ता की नौकरानी या प्रचारिका कह सकते हैं, परिचारिका, प्रचारिका परिचारिका यानी अनुसरण करने वाली नौकरानी कह सकते हैं, नागरिका की प्रणय कथा है। ठीक है, उदयन व रानी वासव दत्ता
वाशोदत्ता की नौकरानी है, ठीक है। प्रणय कथा यानी कि प्रेम कथा है। वत्सराज उदयन कहाँ है? कौशाम्बी में। ठीक है। तो रत्नावली में वत्सराज उदयन और रानी वाशोदत्ता की नौकरानी की क्या प्रणय कथा है। नौकरानी क्या में नागरिका, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, नागरिका। तीसरा जो पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है नागानंद। कौन सी पुस्तक? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद है, नाम से लग रहा होगा किसी बौद्ध धर्म की होगी। ये बौद्ध धर्म से प्रभावित पुस्तक है नागानंद। बिच्छू है, जिमूत वाहन और एक स्त्री है, मलयवंती की प्रणय कथा है। ठीक है। किसकी? जिमूत वाहन व मलयवंती प्रणय कथा। प्रणय यानी प्रेम कथा। ठीक है। ये 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, नाटक, इसीलिए हो सकता है जैसेन द्वारा इसको कालिदास और ना भास के समान क्या है, विद्वान बताया गया। ठीक है। ये बात हो गई हर्षवर्धन के बारे में। और इसके समय की बात करेंगे हम। कौन चीनी यात्री आता है जो 15 वर्षों तक करीब रहा, भारत में यात्रा किया और अपना विवरण लिखा CU की पुस्तक में। CU क्या नहीं, हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट के बारे में। ओके, एक्सक्यूज मी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आवाज आ रही थी इसलिए। वेन सांग की बात करेंगे। 629 से 45 ईस्वी, 15 साल रहता है भारत में। और इसको जो उपाधियां दी गई, इसको युवान चुआंग, स्वान चुआंग, शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार भी क्या है कहा जाता है। भारत आया चीन से, क्यों आया? बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने आया, कलेक्ट करने आया उसको। ठीक है। जो बुक लिखी इसने, बुक भारत की जो यात्रा वृत्तांत है या यात्रा का जो इसका स्मरण है, भारत को पूरा घूमने का, अथातो घुमक्कर जिज्ञासा जो इसकी थी, किसके द्वारा लिखा है? अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, राहुल सांस के अंदर। ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत की जो पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, CU की पुस्तक का नाम है CU की। क्या है ये? यात्रा वृत्तांत है या यात्रा का स्मरण है। इसका अर्थ क्या होता है? चीनी नाम है, चीनी भाषा का नाम है हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट। क्या नाम, क्या कहेंगे इसको? हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट। ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई है इसके द्वारा। इसी से पूरी सामाजिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त होती है। इसी पुस्तक में इसने हर्ष को क्या नाम दिया है? फासे या फीसे। फीसे यानी वैश्य जाति का, वैश्य जाति का बताया इसने हर्ष को। फीसे चीनी शब्द है, वैश्यों के लिए यूज होता होगा चीन में। तो हर्ष को इसने क्या बताया है? फीसे यानी कि वैश्य जाति का बताया है। भारत का जो ये भौगोलिक स्थिति को देखता है और उसके द्वारा भारत का जो नाम रखा गया है, ठीक है, भारत को यह क्या कहता है? इनटू, क्या कहता है? इनटू, इनटू, इनटू का अर्थ होता है क्या? अर्धचंद्राकार या दंदू कह लें, दंदू या अर्ध चंद्राकार। ठीक है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार क्या है, भारत को इंटू, दंदू या अर्धचंद्राकार या चंद्र की कला कहता है। भारत को अगर साउथ इंडिया से लें, ऐसे ऊपर जाए, गुजरात पंजाब ऐसे होते हुए ऐसे पूर्व तक, तो क्या है ये अर्धचंद्राकार की आकृति बनती है, भौगोलिक स्थिति बनती है। इसीलिए क्या है, इसके द्वारा
भारत को इंटू दंदु अर्धचंद्राकार या चंद्र की कला कहा गया है। ठीक है, इसलिए शूद्रों को कृषक कहा यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ के शूद्र हैं भारत के, वह क्या है, कृषि कार्य में संलग्न है, यानी खेती करते हैं। ठीक है, इसने रहट सब बताया किसके लिए, सिंचाई के लिए, यानी घंटी यंत्र था रहट, जो इसमें किसमें यूज होता था, सिंचाई के लिए यूज होता था। ठीक है, इसने कन्नौज में जो धर्म सभा हर्ष द्वारा आयोजित की जाती थी उसकी जानकारी देता है, और प्रयाग में महामोक्ष परिषद की समय समय पर बैठक होती थी प्रत्येक 5 वर्ष पर, उसकी भी जानकारी इसकी पुस्तक में क्या है, प्राप्त होती है। तो धर्म सभा किस लिए था कन्नौज में, कि सभी लोग आए अपना धार्मिक प्रचार करें, उसमें यह भी उपस्थित होता है, और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अपना व्याख्यान देता है। और प्रयाग में जो महामोक्ष परिषद सभा 5 वर्ष में बुलाई जाती थी, उसमें यह दान देता था। इसके समय 635 में हुई, ठीक है, छठी वाली, उसमें धर्मों को क्या है, दान देने की बात है। ओके, और हर्ष के द्वारा वहाँ बुद्ध की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है, शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, तो महामोक्ष परिषद प्रयाग में धर्मों को दान देने की बात होती है, और धर्म सभा में धार्मिक प्रचार है कन्नौज में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भी घूमता है और बताता है कि यहाँ 10,000 विद्यार्थी क्या है, अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, वह अनिवार्य है, कंपलसरी, मतलब चिकित्सा शास्त्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सही है, लोगों के इलाज में काम आएगा। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय के समय इसमें प्राचार्य कौन थे, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे वेनसांग के समय जब आया घूमने, तो कौन थे, शीलभद्र। कौन थे, शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा। ठीक है, और ये भी बताता है कि हर्ष द्वारा बहुत सारे गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिए गए थे, उसके खर्च के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के। ठीक है, इत सिंह भी ऐसी वर्णन देता है 631 में जब आता है कि हर्ष द्वारा 200 गांवों को नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया गया उस खर्च के लिए। खर्च कैसे चलेगा विश्वविद्यालय का, डेली का क्या है, गांवों द्वारा भोज्य पदार्थ विश्वविद्यालय को दिया जाएगा, सब्जियां दिया जाएंगे, दूध दही दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही खर्च चलेगा, और कुछ भू राजस्व प्राप्त हो रहा तो भी मिल जाएगा। ये सब बातें क्या है, हर्ष वेनसांग अपनी पुस्तक सी यूकी में करता है। सिंचाई के लिए किस खंड, इसको लिख लेते सिंचाई वाला, सिंचाई के लिए रहट की बात करता है। एक यंत्र है, ये घंटी यंत्र। ठीक है, तो ये सारे विवरण प्राप्त होते हैं हर्ष किस्मत वेनसांग की पुस्तक सी यू की से। तो इस तरह क्या है, जो राजनीतिक इतिहास रहा है गुप्त उत्तर काल का, उसको हमने सभी वंशों के रूप में देख लिया है। ठीक है, आगे इतिहास की बात हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है।